नमस्कार। आज मैं आपके लिए 1000 जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 1 वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपको हर सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन करवा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियाँ होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए 6। मनुष्य के दोनों कानों में कुल मिला के 6 हड्डियाँ होती हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि मनुष्य के एक कान में कितनी हड्डियां होती है तो आपका आंसर 3 होगा। ठीक है, अगर वैसे पूछा जाए कि दोनों कानों में कितनी हड्डियां होती है तो आपका आंसर 6 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि मनुष्य के जो कान होते हैं उसमें 3 हड्डियां होती हैं। ये 3 हड्डियों का नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो 3 टाइप की हड्डियां होती हैं उनका नाम मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, एक होता है इनकस, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। दूसरा होता है मालेयस, तीसरा होता है स्टेप्स। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे और पूछा जाता है कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा जो बोन होता है, सबसे छोटी जो हड्डी होती है उसका नाम क्या होता है? तो आपका आंसर होगा उसका नाम स्टेप्स होता है। ठीक है, जो कि हमारे कानों में पाया जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है आपसे कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स, ये कहां पर पाया जाता है? आपका आंसर हमारे कानों में पाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में और पूछा जाता है कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा मसल्स यानी सबसे छोटी जो पेशी होती है, या बोल दो सबसे छोटी जो मसल्स होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो भी आपका आंसर होगा हमारे कानों में पाई जाती है और इसका नाम है स्टैपेडियस। ठीक है, स्टैपेडियस जो कि सबसे छोटी पेशी है या बोलो सबसे छोटा मसल है, ये भी हमारे कानों में पाया जाता है। फिर जितनी भी मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए क्रायोमीटर। क्रायोमीटर वो ऐसा यंत्र है जिससे कि हम लो टेम्परेचर या बोल सकते हो कम तापमान को मापते हैं। फ्रेंड, इससे हम -1000 डिग्री केल्विन तक का टेम्परेचर माप सकते हैं। ठीक है, इस यंत्र के द्वारा। यंत्र का नाम क्या है? क्रायोमीटर। एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे और पूछा जाता है कि वह कौन सा यंत्र है जिससे कि हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को यानी बहुत ज़्यादा तापमान को मापते हैं? तो आपका आंसर होगा पायरोमीटर। पायरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे कि हम काफ़ी ज़्यादा तापमान जो होता है उसको मापते हैं, जैसे कि सोलर रेडिएशन हो गया, या फ्रेंड्स कोई भी जो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो भट्टी होती है ना जिसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है, उसको भी हम पायरोमीटर के द्वारा ही मापते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे होता है क्या पूछा जाता है, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था कि जो हमारे कान होते हैं इसका सुनने के अलावा और क्या काम होता है? तो आपका आंसर होगा बैलेंसिंग का। मतलब बॉडी की जो बैलेंसिंग है ना फ्रेंड्स, वो हमारे कानों द्वारा ही होती है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सूर्य और तारों पे जो फ्रेंड्स ऊर्जा का स्रोत होता है ना, उसका मेन रीजन होता है कि जो हाइड्रोजन होते हैं वो हीलियम में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का जो आंसर था थोड़ा घुमा के दिया गया था। आप ज़्यादातर कहीं पर भी पढ़ते होंगे ना, आप पढ़ते होंगे नाभिकीय संलयन। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ नाभिकीय संलयन पढ़ते होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ नाभिकीय संलयन, या फिर आप इसको बोल सकते हो न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होता है इसके द्वारा तो सूर्य और तारों पर ऊर्जा पैदा होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या नाभिकीय संलयन होता है ना, इसमें पता क्या होता है, जो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो हीलियम में चेंज होते हैं। तो दोनों चीज़ एक ही है। ठीक है, पर यहाँ पे घुमा के पूछा गया था कि घुमा के दिया गया था कि हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन ही सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में चेंज होता है। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि देखो, जो ड्यूटेरियम होता है ना, ड्यूटेरियम क्या है? ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। ठीक है, ड्यूटेरियम, या फिर हम एक ले लो आप ट्रीटियम। ठीक है, ट्रीटियम ये भी इसी का आइसोटोप है हाइड्रोजन का। इसको हम फ्यूज़ करवाते हैं। ठीक है, फ्यूज़ करवाते हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आपस में हिट करवाते हैं। फ्यूज़न रिएक्शन स्टार्ट होता है। जब फ्रेंड्स ये ब्रेक होगा ना, तो ये ब्रेक होगा एक हीलियम में। ठीक है, हीलियम में ब्रेक होगा और साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, बहुत सारी साथ में एनर्जी रिलीज होगी और साथ में न्यूट्रॉन रिलीज होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन था ये कन्वर्ट किस में हुआ? हीलियम में कन्वर्ट हुआ। तो यही हमारा आंसर था कि हाइड्रोजन का जो हीलियम में परिवर्तन होता है उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं या नाभिकीय संलयन कहते हैं, और इसी के द्वारा सूर्य पर एनर्जी पैदा होती है। ठीक है, यानी सूर्य पर ऊर्जा पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। मनुष्य की जो सुनने की क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, ये जो हर्ट्ज है ना,
आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हर्ट्स किसकी यूनिट होती है, तो आपका आंसर होगा हर्ट्स जो होती है ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। और फ्रेंड्स हम फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना। और इसकी यूनिट होती है हर्ट्स, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको हर्ट्स, और शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं HZ से। और जो मनुष्य की सुनने की क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक सेल। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को फोटोवोल्टिक सेल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा को हम सोलर एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी भी बोलते हैं। ऐसी एनर्जी यानी ऐसी ऊर्जा जो कि हमें सूर्य से प्राप्त होती है उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं, या बोल सकते हो सोलर एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि ये जो सूर्य से मिलने वाली जो सौर ऊर्जा होती है इसको अगर हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलते हैं तो उस यंत्र को क्या बोलते हैं? तो आपका आंसर फोटोवोल्टिक सेल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आपने छतों के ऊपर देखा होगा सोलर पैनल्स लगे होते हैं, ठीक है। सोलर पैनल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? कुछ ब्लैकिश टाइप की शीशे के होते हैं ना, ये एक तरह का फोटोवोल्टिक सेल ही होता है जो कि सूर्य से एनर्जी लेता है, मतलब सूर्य की जो रोशनी होती है उसको बदल देता है ये विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। एग्जाम्पल एक और देता हूँ। आपने कैलकुलेटर देखे होंगे, आपके घर में जो कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर की यहाँ पे स्क्रीन होती है, उसके नीचे फ्रेंड्स एक काले रंग का छोटा सा शीशा लगा होता है, शीशा सा कुछ लगा होता है। ये भी एक तरह का फोटोवोल्टिक सेल ही होता है जो कि जब इसे आप धूप में रखोगे आपका जो मतलब कैलकुलेटर है ये चार्ज हो जाएगा। तो ये भी फोटोवोल्टिक सेल का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 0। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण यानी जिसे कि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं का मान जो होता है 0 होता है। फ्रेंड्स एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को आपको याद रखना। उस रिलेशन के कारण ही जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्व के कारण जो त्वरण है पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। फ्रेंड्स वो जो रिलेशन है वो है G इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। r क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ है, या बोल सकते हो जो पृथ्वी है उसकी त्रिज्या है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, G इज इक्वल टू बड़ा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस रिलेशन को जब फ्रेंड्स आप डिराइव करोगे ना तो आपको ये पता लगेगा कि जो गुरुत्व के कारण त्वरण जो होता है पृथ्वी के केंद्र पर 0 आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र जिसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं का SI इकाई क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र जिसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं इसकी जो SI इकाई होती है वो टेस्ला होती है। और फ्रेंड्स कभी कभी अगर आपको एग्जाम में चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो SI यूनिट है टेस्ला की जगह वेबर पर मीटर स्क्वायर जिसे कि हम WB पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं ये दिया हो तो ये भी सही है, ठीक है। वेबर को हम WB से लिखते हैं और मीटर को M से लिखते हैं, यानी कि वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है ये भी चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की SI यूनिट होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा, सभी क्वेश्चन जो है एक एग्जाम ओरिएंटेड हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन ए डाल्टन। डाल्टन वैज्ञानिक जो थे इन्होंने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया था। और फ्रेंड्स पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत होता है इसे एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर भी कहते हैं, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई थी परमाणु, परमाणु को फ्रेंड्स हम एटम भी बोलते हैं, ठीक है, एटम भी बोलते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एटम होता है यानी जो परमाणु होता है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा इसके अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये आपने याद रखना है। जो परमाणु होता है इसके अंदर प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है यानी प्लस का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है यानी माइनस का चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस जिसे कि हम नाभिक भी बोलते हैं, इसके अंदर क्या पाया जाता है? फ्रेंड्स इसके अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और जो एटम होता है यानी परमाणु होता है इसके अंदर प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया, और मैंने आपको बताया कि जो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत है उसे डाल्टन वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ ना इस टाइप का, ये बस बेसिक है, बस आपको समझना है इसमें, ठीक है। इसी से इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। Fe के नाभिक में 26 प्रोटॉन होते हैं, तो Fe2+ आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इससे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। इसका जो फ्रेंड्स सही आंसर होगा ना वो ऑप्शन बी है, 24 है। अब कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। देखो Fe की बात हो रही है, Fe क्या होता है? Fe होता है आयरन, ठीक है, आयरन का सिंबल Fe होता है। Fe के नाभिक में 26 प्रोटॉन है, 26 प्रोटॉन मतलब किसी भी अगर कोई भी हमारे पास एलिमेंट है या तत्व है उसमें जितने प्रोटॉन होंगे ना फ्रेंड्स, वही उसका एटॉमिक नंबर भी होता है। यानी हमें इससे ये पता लगा कि जो Fe है इसका जो परमाणु क्रमांक है यानी एटॉमिक नंबर है, जिसको कि हम Z से लिखते हैं, वो है 26, ठीक है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, यानी कि हमें ये भी पता लग गया कि जो Fe है इसके अंदर 26 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। फिर से समझना, जितना जो उसका परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि जो Fe है इसका परमाणु क्रमांक अगर 26 है तो प्रोटॉन कितने होंगे? 26 होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 26 होंगे, ठीक है। ये तो हमें पता लग गया। अगर हमसे एग्जाम में ये पूछा जाता कि Fe के नाभिक में 26 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, 26 प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा। अगर पूछता कि Fe के नाभिक में फिर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तब आपका आंसर 26 ही होगा। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है Fe2+ की, यानी कि Fe2+, ऐसे लिखते हैं Fe2+ को, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है बताओ कि Fe2+ आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर अकेला Fe दिया होता तो हम 26 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे Fe2+ की बात हो रही है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस लिखा है ना, मतलब इसमें 2 की कमी है, ठीक है। पहले 2 की कमी है, 26 इलेक्ट्रॉन होने थे, ठीक है, लेकिन जब Fe2+ में 2 की कमी है तो यानी कि 26 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 24 होगा। अगर यहाँ पे Fe2- का होता तब जो 26 इलेक्ट्रॉन है उसमें हम 2 जोड़ देते हैं, तो यानी 28 हो जाता, तब हमारा आंसर डी होना था। लेकिन यहाँ पे Fe2+ की बात हो रही है, तो यानी कि 26 इसका मतलब वैसे इसके इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2 की कमी है इसके ऊपर क्योंकि प्लस लगा हुआ है, प्लस का मतलब है कमी, ठीक है। तो यानी 26 में से 2 मैंने माइनस कर दिया, कितना हो गया? 24, तो मेरा आंसर 24 हो गया। फिर जितनी भी मैंने आपको इसमें चीज़ें बताई है ना, सभी क्वेश्चन अपने आप में बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे पूछ लेंगे कि Fe के नाभिक में 26 प्रोटॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपका आंसर 26 ही होगा। Fe के नाभिक में 26 प्रोटॉन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो भी 26 होगा, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, ठीक है। Fe की बात हुई थी, Fe2+ पूछा इसने, मैंने आपको कहा कि 2 की कमी है तो मैंने 26 में से 2 माइनस कर दिया, यानी 24 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 3+ लिखा होता, ठीक है, Fe3+ लिखा हो तो मैं 26 में से फिर 3 माइनस करता, ठीक है। ये तो बात हो गई प्लस की। वैसे ही मैंने आपको यहाँ पे समझाया माइनस वाला कि अगर Fe2- पूछता तो यानी कि माइनस लगा हुआ है, मतलब इसमें 2 ज़्यादा है, तो हम 26 में 2 प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर 28 हो जाता, ठीक है। फ्रेंड, जितने भी कंसेप्ट बताए हैं आपने ध्यान से समझना है, कहीं पर नोट्स बना लो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको इसमें कंसेप्ट से समझाऊंगा। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तथा उसका द्रव्यमान संख्या 36 है, तब उस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। फिर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई तत्व है, उसका जो परमाणु क्रमांक को मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, और इसको हमेशा हम लिखते हैं बड़े Z से, यानी कैपिटल Z से। तो हमें दे रखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है, 17 दे रखा है। परमाणु क्रमांक को हम लिखते हैं किससे, बड़े Z से, यानी वो दे रखा है हमें 17, तथा द्रव्यमान संख्या 36 है। द्रव्यमान को हम बोलते हैं मास नंबर, क्या बोलते हैं, मास नंबर, जिसको कि हम कैपिटल X से लिखते हैं। यानी कि हमें क्या दे रखा है, द्रव्यमान संख्या कितना, इसको जिसको कि हम X से लिखते हैं, ये दे रखा है हमें 36। तो पूछा है कि तब उस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अब फ्रेंड ध्यान से समझना, देखो हमें परमाणु क्रमांक दे रखा है 17 है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो तत्व है उसमें जो परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हमसे पूछा होता कि बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तब आपका आंसर कितना होता, 17 होता। यानी जो परमाणु क्रमांक होता है किसी भी तत्व का, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी प्रोटॉन भी कितना होता, 17 होता। अगर हमसे पूछा होता इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, उसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी तत्व है, अगर हमें उसमें से न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है
टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू जो उसका द्रव्यमान संख्या होगा, ध्यान सुनना, जो उसका द्रव्यमान संख्या जिसको कि हम x से लिखते हैं, उसमें से हम माइनस करेंगे उसका परमाणु क्रमांक। यानी कि यहाँ पे 36 क्या था हमारा द्रव्यमान संख्या, 36 में से जब आप उसका परमाणु क्रमांक यानी 17 माइनस करोगे उतना उसमें न्यूट्रॉन होगा। यानी जब 36 में से 17 माइनस करोगे कितना आएगा, ऑप्शन ए 19 आएगा। यानी कि इसमें न्यूट्रॉन कितने थे, 19 थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखो इसमें मैंने आपको सब कुछ ही समझा दिया। अगर परमाणु क्रमांक दे रखा है, परमाणु क्रमांक से हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और प्रोटॉन मिल जाएंगे, ठीक है। मैं जो परमाणु क्रमांक हो उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो हमारा आंसर 17 हो जाता अगर हमसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पूछा होता, लेकिन पूछा गया था क्या, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन मैंने आपको बताया कि द्रव्यमान में से जब आप परमाणु क्रमांक को घटा दोगे उतना ही उसमें न्यूट्रॉन होगा, यानी कि x माइनस जेड करेंगे, यानी द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक जब घटाएंगे तो 19 आया हमारा आंसर, और ये हमारा न्यूट्रॉन की संख्या थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है तथा उसका द्रव्यमान समान बना रहता है तो गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान क्या होगा। सही आंसर है ऑप्शन ए बढ़ेगा। यदि पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो घटती है और उसका जो द्रव्यमान समान बना रहता है तो गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो मान होगा वो बढ़ेगा। फ्रेंड देखो एक रिलेशन मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है G इज इक्वल टू बड़ा G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। इसमें जो छोटा वाला g है ये वाला, यही है हमारा गुरुत्वीय त्वरण। तो इसने हमें ये बोला है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है, ठीक है, त्रिज्या क्या होता है, रेडियस होता है, यानी फिर ये जो नीचे वाला है ना r, यही त्रिज्या है, ठीक है, ये आर स्क्वायर है, यही त्रिज्या है। तो आप ये देख रहे हो फ्रेंड्स, ये जो g है ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, त्रिज्या के यानी रेडियस के। अगर रेडियस कम होगा तो जो ये जो g है यानी गुरुत्वीय त्वरण है ये बढ़ेगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। 1/r लिखा है ना मैंने, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला गया था, यहाँ पे यही बोला गया था यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है यानी जो r कम होगा तो g पे क्या फर्क पड़ेगा, तो g पड़ेगा, बढ़ेगा वो, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर r बढ़ेगा तो ये जो g है ये कम होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन हमें यहाँ पे दिया गया था कि अगर r कम होता है तो g पे क्या फर्क पड़ेगा, g जो है बढ़ेगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो बढ़ेगा। यही हमारा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 27 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जब आपके 27 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे एक बार सभी क्वेश्चन फिर से रिवीजन भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। और लास्ट में मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर देना है। फ्रेंड्स ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि पहले आप पढ़ लो, फिर रिवीजन कर लो, फिर टेस्ट दे दो। तो मैं आपको उसी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस यंत्र द्वारा रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। तो देखो रेडियो एक्टिविटी जो होती है इसको हम रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं। तो हमसे पूछा गया कि किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, आपका आंसर होगा गीगर मूलर काउंटर। गीगर मूलर काउंटर द्वारा हम रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी को मापते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे बात हुई है रेडियो एक्टिविटी की यानी रेडियो एक्टिविटी की। इसकी डेफिनेशन होती है फ्रेंड्स, ये एक तरह का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जिसमें कि अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस का एमिशन होता है, ठीक है। मतलब रेडियो एक्टिविटी में से अल्फा रेज निकलती हैं, बीटा रेज निकलती हैं और गामा रेज निकलती हैं, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो एक्टिविटी है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो आपका आंसर होगा बैक्यूरल, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, बैक्यूरल जो है ये रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी नॉन एसआई यूनिट यानी कि वैसे यूनिट क्या होती है, तो क्यूरी भी इसकी यूनिट होती है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी की सतह से भू-स्थिर उपग्रह, भू-स्थिर उपग्रह को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलते हैं, की ऊंचाई कितनी होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी 36,000 किलोमीटर या बोल सकते हो 35,800 किलोमीटर जो है ये पृथ्वी की सतह से भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है, यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऊंचाई होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है भू-स्थिर उपग्रह की यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, जिसकी ऊंचाई मैंने आपको बताया 35,800 किलोमीटर। कभी कभी आपको एग्जाम में 36,000 किलोमीटर भी दे देंगे, ठीक है। दोनों आपने याद रखना है। अब यहाँ पे बात हुई है उपग्रह की। तो देखो हमारा पृथ्वी जो है ये हमारा पृथ्वी है, इसके चारों तरफ ना उपग्रह चक्कर लगाते हैं, मतलब एक बॉडीज होती हैं हेवनली बॉडीज जो कि पृथ्वी के चक्कर लगाती है, इन्हीं को हम उपग्रह बोलते हैं, ठीक है।
ठीक है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे भी पूछा जाता है कि ये फ्रेंड्स ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है यानी भू स्थिर उपग्रह है, इसका जो फेस है ना वो हमेशा पृथ्वी के मतलब कि सामने ही क्यों रहता है। ठीक है, क्योंकि देखो ना ये घूम रहा है इसकी तरफ, लेकिन इसका जो फ्रेंड्स फेस है ना मतलब इसका जो फेस है ये हमेशा पृथ्वी की तरफ ही क्यों रहता है। तो इसका आंसर पता क्या होगा फ्रेंड्स, देखो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक है, अपने अक्ष पर घूमता है और ये पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। अब जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रहा है, ठीक है, जितनी स्पीड पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की है ना उतनी ही स्पीड से ये जो उपग्रह है पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो आप सोच के देखो कि दोनों की अगर स्पीड बराबर है तो दोनों का जो फेस होगा वो तो आमने सामने ही रहेगा ना। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वॉशिंग मशीन जिसे कि हम धोवन यंत्र भी बोलते हैं किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अपकेंद्रन जिसको कि हम सेंट्रीफ्यूगेशन भी बोलते हैं, इस सिद्धांत पर जो वॉशिंग मशीन होता है यानी धोवन यंत्र होता है वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आघूर्णन बल जिसे कि हम टॉर्क भी बोलते हैं कि एसआई इकाई क्या होती है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए न्यूटन मीटर। आघूर्णन बल यानी जिसे कि हम टॉर्क भी बोलते हैं, इसकी जो एसआई इकाई होती है वो न्यूटन मीटर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड देखो यहाँ पे बात हुई है आघूर्णन बल यानी टॉर्क की, ये एक तरह का ना फ्रेंड्स फोर्स ही होता है, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है, ये ऐसा फोर्स है जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड की मतलब मैग्नेटिक फील्ड में लेकर लगाते हैं ये फोर्स, तो ये जो कोई भी चीज़ को अगर ये घुमा दे, ठीक है, उसी को हम टॉर्क बोलते हैं या आघूर्णन बल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इसका जो फ्रेंड्स सिद्धांत होता है ना वो टॉर्क ही होता है। इसमें क्या होता है, जब कोई भी चीज़ अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लेकर आओगे और वो मैग्नेटिक फील्ड इस चीज़ को घुमा दे, ठीक है, ये जो बल होता है ना फ्रेंड्स इसी को हम टॉर्क बोलते हैं। ये भी आपने याद रखना है और ये हमेशा 90 डिग्री लगता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फ्लोरेसेंट लैंप में चौक का उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आंसर है ऑप्शन ए विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। फ्लोरेसेंट लैंप में जो चौक का हम प्रयोग करते हैं उसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो विद्युत धारा होता है इसके प्रवाह को कम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विद्युत चालकता जिसे कि हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बोलते हैं का मात्रक क्या होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए महो होता है। महो को हम इस तरह से लिखते हैं MHO। ये विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मात्रक होता है। फ्रेंड्स एक ना आपने वर्ड सुना होगा ओम, ठीक है, ओम जो होता है ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। रेजिस्टेंस जिसे कि हम प्रतिरोध भी बोलते हैं, हिंदी में प्रतिरोध भी बोलते हैं, इसकी जो SI यूनिट होती है वो ओम होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि रजिस्टिविटी, ठीक है, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है तो वो होती है ओम मीटर, ठीक है, और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का होता है ओम और विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का होता है महो। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज करी थी। सही आंसर है ऑप्शन ए वोल्टा। वोल्टा जो वैज्ञानिक थे इन्होंने बैटरी की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, परमाणु जिसे कि हम एटम भी बोलते हैं का आकार कितना होता है। फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर ही बताया था जो परमाणु होता है यानी जो एटम होता है इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रोटॉन, ठीक है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब हमसे पूछा गया ये जो परमाणु यानी एटम होता है इसका आकार कितना होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों ऑप्शन देखिए एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपका आंसर मीटर में होगा तो इसका आंसर होगा 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, और अगर आपका आंसर एग्जाम में सेंटीमीटर में दिया हो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होगा। फिर से बता देता हूँ, परमाणु का जो आकार है वो मीटर में होगा 10⁻⁻10 मीटर और सेंटीमीटर में होगा 10⁻⁻8 मीटर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उस तत्व को हम कहते हैं ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक, समस्थानिक को इंग्लिश में हम बोलते हैं आइसोटोप्स। ये एक ऐसे तत्व होते हैं जिनका जो परमाणु क्रमांक होता है वो समान होता है, लेकिन जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार मतलब कि मास नंबर हो वो भिन्न भिन्न होता है, उन्हें हम समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स कहते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपके लिए। एग्जांपल के लिए फ्रेंड्स में जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन आप सभी को पता है इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है 1 होता है और मास नंबर कितना होता है वो भी 1 होता है। अगर मैं इसके आइसोटोप्स लेता हूं, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है प्रोटियम,
क्या होता है, प्रोटियम। तो प्रोटियम को हम लिखते हैं H11, ठीक है। और दूसरा होता है ड्यूटेरियम, इसको लिखते हैं हम 1H2। तीसरा होता है ट्रीटियम, इसको हम लिखते हैं ट्रीटियम को 1H3। तो आप ये देखते हो जो नीचे वाला होता है इसको हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ये तीनों का 1 है, लेकिन इसका जो फ्रेंड्स परमाणु भार है वो आप देख रहे हो तीनों का अलग है। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया कि परमाणु क्रमांक एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। और जो परमाणु भार होता है वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे इसका था 1, इसका 2 था, इसका 3 था, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। इन्हीं को हम आइसोटोप्स कहते हैं, यानी समस्थानिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रेडियो एक्टिविटी के दौरान निम्न में से किन किन किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कैथोड किरणों का। जो रेडियो एक्टिविटी होती है, यानी जिसे कि हम रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं, इसमें से अल्फा किरणें निकलती है जिसको कि हम ऐसे लिखते हैं, बीटा किरणें निकलती हैं जिसको कि हम बीटा ऐसे लिखते हैं, गामा किरणें निकलती है जिसको कि हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है इनमें से सिर्फ 3 किरणें निकलती है, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और मैंने आपको ऊपर भी बताया था इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो बैक्यूरल होती है, ठीक है, और नॉन एसआई यूनिट होती है क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बर्फ का गलना को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं हम गलनांक को, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि बर्फ का जो गलनांक है केल्विन में कितने डिग्री होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 273 केल्विन, ठीक है। 273 केल्विन होता है बर्फ का गलनांक केल्विन स्केल पे। अगर सेल्सियस पे पूछा जाए 0 डिग्री होता है। दोनों आपने याद रखना है। अगर सेल्सियस पे पूछा जाए बर्फ का गलनांक वो कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। और अगर पूछा जाए बर्फ का गलनांक केल्विन में कितना होगा, 273 केल्विन होगा। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, हीमोटोपोइसिस। हीमोटोपोइसिस कहलाता है अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण। फिर देखो आप सभी को पता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है। आप बोलते हो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, जिसे कि हम बोन मैरो भी बोलते हैं। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में जो रुधिर कणिकाएं होती हैं, यानी आरबीसी जो होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, इनका जो निर्माण होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसे हम हीमोटोपोइसिस कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि मेरा करंट अफेयर चैनल लॉन्च हो गया हुआ है। करंट अफेयर चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0, ठीक है। आपको यूट्यूब पर सर्च करना है रवि स्टडी IQ GK 2.0। इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। और हमारा वेबसाइट भी लॉन्च हो गया, मतलब आपको कुछ भी पढ़ना है फ्रेंड्स उसका जो PDF होता है वो हम बिल्कुल फ्री देते हैं आपको। तो हमारे वेबसाइट पे आइए www.ravistudyIQGK.com। ये हमारा वेबसाइट है, इसे भी फ्रेंड्स आप ज्वाइन कर लीजिए। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी फ्रेंड्स आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK है। फ्रेंड्स मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है मैं वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वैज्ञानिक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस जो वैज्ञानिक है इनको चिकित्सा का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, विषाणु। विषाणु यानी कि वायरस, इसके कारण चिकन पॉक्स की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है। आंसर है ऑप्शन ए, मस्तिष्क। अल्जाइमर फ्रेंड्स ऐसी बीमारी है जिससे कि इंसान की जो याददाश्त होती है वो थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है, और इसी को हम अल्जाइमर रोग कहते हैं। और ये जो मानव शरीर का जो अंग होता है मस्तिष्क, इसको प्रभावित करता है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, मस्तिष्क में। मानव शरीर के मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। और फ्रेंड्स ये जो पीयूष ग्रंथि है इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, आपका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि, जो कि हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 27 क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको
करवाए हैं, एक बार फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। और लास्ट में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके ज़रूर देना। फ्रेंड्स ये सबसे बेहतरीन तरीका है जिससे आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले मैंने आपको पढ़ाया है फिर अब रिवीजन करवा रहा हूँ, इसके बाद टेस्ट है। और ये सारे क्वेश्चन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी, पीसीएस, ठीक है, किसी भी स्टेट एग्जाम की, पुलिस एग्जाम की, पटवारी एग्जाम की, एसएससी, रेलवे, टेट, मतलब किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए अच्छे लेवल के लिए हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं अक्सर और काफ़ी बार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती हैं? सही आंसर है 6। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? आंसर है क्रायोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? आंसर है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? आंसर है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? आंसर है फोटोवोल्टिक सेल। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान क्या होता है? आंसर है 0। चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र जिसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं का एसआई इकाई क्या होती है? आंसर है टेस्ला। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? आंसर है डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, Fe के नाभिक में 26 प्रोटॉन होते हैं तो Fe2+ आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आंसर है 24। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तथा द्रव्यमान संख्या 36 है तब उस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? आंसर है 19। यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है और उसका द्रव्यमान समान बना रहता है, गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान क्या होगा? आंसर है बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस यंत्र द्वारा रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है? आंसर है गीगर मूलर काउंटर। पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह जिसे कि हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं की ऊंचाई कितनी होती है? आंसर है 36,000 किलोमीटर या 35,800 किलोमीटर। वॉशिंग मशीन यानी धोवन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है अपकेंद्रण या जिसे कि हम सेंट्रीफ्यूगेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आघूर्णन बल जिसे कि हम टॉर्क भी बोलते हैं कि एसआई इकाई क्या होती है? आंसर है न्यूटन मीटर। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आंसर है विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना। विद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मात्रक क्या होता है? आंसर है महो। नेक्स्ट है हमारा, किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज की थी? आंसर है वोल्टा। परमाणु यानी एटम का आकार कितना होता है? आंसर है 10⁻⁻10 मीटर। और अगर हम बात करें सेंटीमीटर में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। दोनों आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है यानी कि आइसोटोप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रेडियो एक्टिविटी के दौरान निम्न में से किन किन किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है? आंसर है कैथोड किरणों का। इसमें से फ्रेंड्स अल्फा रेज निकलती हैं यानी अल्फा किरणें निकलती हैं, बीटा किरणें निकलती हैं और गामा किरणें निकलती हैं। बर्फ का गलना केल्विन में कितने डिग्री होता है? आंसर है 273। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है? आंसर है हीमोटोपाइसिस। किस वैज्ञानिक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है? आंसर है हिप्पोक्रेटस को। चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है? आंसर है विषाणु। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं रिवीजन का, इसके बाद 10 क्वेश्चन का मैंने आपके लिए टेस्ट रखा है। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? आंसर है मस्तिष्क में स्थित होती है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 27 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद 27 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। अब फ्रेंड्स मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके देना है। और फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आपने ये भी जरूर बताना है कमेंट करके। और फ्रेंड्स ये सबसे बेहतरीन तरीका था जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया, पहले मैंने आपको पढ़ाया है फिर रिवीजन करवाया है, अब टेस्ट ले रहा हूं, ठीक है। तो आपने अपना आंसर कमेंट करके जरूर देना है। टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती हैं? 4 ऑप्शन हैं आपके पास।
आंसर आपने कमेंट करके बताना है। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? चार ऑप्शंस हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान क्या होता है? चार ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एसआई इकाई क्या होती है? चार ऑप्शंस हैं। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं टेस्ट का। Fe के नाभिक में 26 प्रोटॉन होते हैं तो Fe2+ आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं टेस्ट का। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तथा उसका द्रव्यमान संख्या 36 है, तब उस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 27 क्वेश्चन करवाए, फिर 27 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया, 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। और फ्रेंड्स आपकी डिमांड आ रही होगी इसकी PDF, तो फ्रेंड्स आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ना है, जो भी वीडियोस मैं आपको डाल